नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10 में, जहां हम अब तक की सभी बड़ी अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं। तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल के बाद गतिविधियां हुई तेज। भाजपा ने मध्य प्रदेश में 57, राजस्थान में 41 और छत्तीसगढ़ में 64 उम्मीदवारों की सूची की जारी। सभी दल प्रचार में जुटे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर। आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को करेंगे संबोधित। सिकंदराबाद में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में होंगे शामिल। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रैली आज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी की बढ़ी मुश्किलें। विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी। वहीं आबकारी मामले में संजय सिंह की पेशी आज। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। भारत दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन आज नई दिल्ली में भारत तंजानिया निवेश और व्यापार फोरम 2023 को करेंगी संबोधित। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में रहेंगे उपस्थित। भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग पर हुआ समझौता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोम में अपने इटली समकक्ष के साथ की बैठक में दोनों नेताओं ने की रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल और हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी। संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1500 से अधिक लोगों की मौत। वैश्विक नेताओं ने हमास के हमले की एक सुर में की निंदा। और खेल की खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल से आज करेंगे मुलाकात। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा इस कार्यक्रम का आयोजन। और आईसीसी विश्व कप में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में गत विजेता इंग्लैंड के सामने होगी बांग्लादेश की चुनौती, तो वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे आमने सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं चुनाव की खबर के साथ। 5 राज्यों में मतदान तिथि की घोषणा के बाद चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में पार्टियां जुटी हुई हैं। और इस बीच भाजपा ने कल मध्य प्रदेश में 57, राजस्थान में 41 और छत्तीसगढ़ में 64 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। राजस्थान में 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो भाजपा ने कई उम्मीदवारों की नाम की घोषणा पहले ही कर दी है, लेकिन चुनाव की घोषणा होते ही मध्य प्रदेश समेत कुल 3 राज्यों की सूची जारी करके इस बात का संकेत दे दिया कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से, गोपाल भार्गव रेहली से, विश्वास सारंग नरेला से और तुलसीराम सिलावट सांवेर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने इससे पहले जारी लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। भाजपा इससे पहले 79 नाम घोषित कर चुकी है। तो वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। भाजपा ने राजस्थान में 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। इनमें राज्यवर्धन राठौर झोटवाड़ा से, दिया कुमारी विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ तिजारा से और किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से, नरेंद्र कुमार मंडावा भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से, देवजी पटेल सांचौर से चुनाव लड़ेंगे।
राजस्थान में 200 सीटों के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। जारी सूची में पूर्व मंत्री और मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहिले, धमतरी विधायक रंजना साहू और दयालदास बघेल को मौका दिया गया है। भाजपा की ओर से जारी सूची के मुताबिक इस बार पार्टी ने सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। सरगुजा से सांसद और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं गोमती साय को पथल गांव से मौका मिला है। इसके अलावा अरुण साव लोरमी विधानसभा से मैदान में होंगे। इससे पहले भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 7 नवंबर को और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा 3 दिसंबर को होगी। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है और इसके बाद सभी दल प्रचार अभियान में जुट गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह तेलंगाना के आदिलाबाद में जनगर्जना सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह सिकंदराबाद में बुद्धिजीवियों के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद अमित शाह का ये पहला तेलंगाना दौरा है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। आचार संहिता लगते ही इन पार्टियों ने जीत की तैयारियां तेज कर दी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। वो शहडोल के ब्यौहारी में आम सभा को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि मुफ्त जो चुनावी वादे होते हैं उनको लेकर जब प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है, तो ऐसे समय में चुनाव आयोग ने इस पर कई सवाल भी खड़े किए हैं और कहा है कि 5 साल तक सरकारों को ऐसी घोषणाओं की याद क्यों नहीं आती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये टिप्पणी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान के मौके पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए की। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली घोषणाओं और मुफ्त वादों से जुड़ी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग मुस्तैदी से जुटा हुआ है। आयोग ने इसे लेकर राजनीतिक दलों के साथ एक विमर्श भी शुरू किया है। एक प्रोफार्मा जारी करके उन्हें जरूरी जानकारी देने के लिए कहा गया है। आयोग का यह मानना है कि जो घोषणाएं की जा रही हैं वो उन्हें कैसे पूरा करेंगे, ये जानने का जनता और मतदाताओं को पूरा अधिकार है। राजनीतिक दल इसके लिए कहां से वित्तीय संसाधन जुटाएंगे, कौन कौन इसके दायरे में आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है। बावजूद इसके वो जल्दी ही कोर्ट से ये अनुरोध करेंगे कि इसे लेकर उन्हें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं। और अब खबर है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आप के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर घोटाला करने का आरोप है। पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी दिल्ली में अमानतुल्लाह खान से जुड़े 5 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। इससे पहले पिछले हफ्ते दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया था। और नीरज सिंह हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम तो क्या बढ़ती ही जा रही हैं और आप देखिए लगातार उनके तमाम विधायक, उनके यहाँ ईडी का छापेमारी हो रही है। ये इससे कहीं ना कहीं ये तो जाहिर है कि उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। बिल्कुल, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप देखें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जिन वायदों को लेकर सत्ता में आई थी
वो वायदे के उल्टे उसका जो व्यवहार है वो दिखाई दे रहा है। अब आम आदमी पार्टी के अमातुल्ला खान जो ओखला से विधायक हैं, उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रहा है। ये छापेमारी की कार्रवाई उनके घर पर चल रही है। इसके अलावा उनका जो ऑफिस है वहाँ पर भी प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है वो मौजूद है। उन पर आरोप है कि वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की, पिछले साल अगर देखें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एफआईआर दर्ज की थी, इसमें एक प्राथमिकी दर्ज की थी 22 सितंबर 2022 को, और उस समय ये निकलकर सामने आया था कि 32 नियुक्तियां इस तरीके की गई हैं वक्फ बोर्ड में, जिनमें अनियमितताएं पाई गई थी और बड़े पैमाने पर जो धन है उसका दुरुपयोग किया गया था। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां थी उनको किराए पर उठाया गया। दिल्ली सरकार से जो वक्फ बोर्ड को जो अनुदान मिलता था उसमें भी कई तरह की वित्तीय जो कमियां हैं, वित्तीय गड़बड़ियां हैं, वो निकलकर सामने आई थी। और इस समय जो प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रहा है वो जो एंटी करप्शन ब्यूरो की जो प्राथमिकी है, इसके अलावा सीबीआई ने भी एक प्राथमिकी दर्ज की थी इसमें वित्तीय अनियमितताओं को लेकर, उसी के तहत ये कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। और अमातुल्ला खान के ऊपर ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के आरोप अमातुल्ला खान पर लगे हैं। मारपीट के आरोप लगे हैं, दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करने के आरोप लगे। तो ये कई तरह के आरोप हैं, लेकिन इस बार अमातुल्ला खान की जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि एक तो एंटी करप्शन ब्यूरो, इसके अलावा सीबीआई और अब प्रवर्तन निदेशालय उनके ऊपर वक्फ बोर्ड में जो वित्तीय अनियमितताएं की गई है उसको लेकर कार्रवाई। बिल्कुल नीरज, अमानतुल्लाह खान पर जो पहले भी जो आरोप लगे हैं वो भी काफी गंभीर आरोप हैं और उनकी भी लगातार जांच चल रही है। बात अगर हम वक्फ बोर्ड की करते हैं तो वक्फ बोर्ड की जो जमीन होती है, जो उनके पास एसेट्स होते हैं, उसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस होती है वो भी बताइए, और उन गाइडलाइंस का किस तरह से अमानतुल्लाह खान ने दुरुपयोग किया है। क्या उस जमीन को आप किराए पर नहीं उठा सकते हैं और क्या कुछ प्रावधान होते हैं? देखिए, बिल्कुल वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उसको लेकर प्रॉपर गाइडलाइन होती है। आपको उपराज्यपाल महोदय से इसके लिए परमिशन लेनी होती है। उसके अलावा बाकायदा एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि क्या वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को किराए पर दिया जाए या नहीं दिया जाए, और इसके अलावा जो उससे लाभ मिल रहा है उसका जो प्रयोग है वो किस तरीके से वक्फ बोर्ड से जुड़े जो लोग हैं उन समुदायों के ऊपर उसको किस तरीके से खर्च किया जाए। लेकिन यहाँ पर आपने देखा है कि अमातुल्लाह खान ने व्यक्तिगत तौर पर उन संपत्तियों का प्रयोग किया और जो परमिशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं ली गई। 32 लोगों को नियुक्त किया गया, उसमें भी कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ, क्योंकि 32 लोगों की जो तनख्वाह है, उनको जो सुविधा है वो किसी भी तरीके से उसकी जो परमिशन है वो नहीं ली गई थी। वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं उन्होंने ही जो वर्तमान उस समय के जो सीईओ थे उन्होंने ही इस पर आपत्ति उठाई थी, और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो उसने इसमें छानबीन करी थी, प्राथमिकी भी दर्ज की थी। और जब 5 जगह अमानतुल्लाह खान के यहाँ छापा मारा था, 24 लाख रुपए बरामद भी हुए थे। इसके अलावा 2 गैर कह सकते हैं कि जो लाइसेंसी पिस्टल हैं वो अमातुल्लाह खान के जो करीबी और उनके जो परिचित लोग थे उनके यहाँ से बरामद हुए थे, और उसके बाद अमातुल्लाह खान की उसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। प्राथमिकी सीबीआई ने इसमें दर्ज करी थी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर, और प्राथमिकी में भी सीबीआई के पास कई सारे जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए थे कि अमातुल्लाह खान ने बड़े पैमाने पर इसमें वित्तीय अनियमितताएं की हैं और व्यक्तिगत जो लाभ है वो लेने की कोशिश किया। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया, और अब प्रवर्तन निदेशालय की जो छापेमारी की कार्रवाई है वो बिल्कुल नीरज, वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर जिस तरह का घोटाला है, ये एक बहुत गंभीर आरोप इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब कोई इंसान अपनी जमीन को वक्फ करता है किसी नेक कार्य के लिए, तो वो चाहता है कि उसके मरने के बाद भी वो चीज, वो स्थान, वो जमीन उसी कार्य में यूज हो, उन लोगों के, गरीबों के काम आए, या किसी समुदाय के नाम उन्होंने की है तो उसके काम आए। अगर उससे कोई अपना व्यक्तिगत लाभ उठा रहा है तो ये सच में बहुत ही दंडनीय अपराध होगा। देखिए, बिल्कुल दंडनीय अपराध है, और यही कारण है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी इसमें प्राथमिकी दर्ज की थी, सीबीआई ने इसमें प्राथमिकी दर्ज की थी। अब जो ईडी है वो इसमें कार्रवाई कर रहा है, और आपने देखा भी है कि किस तरह से वित्तीय अनियमितताएं उन्होंने करी थी, व्यक्तिगत लाभ लेने की कोशिश करी थी। और जो एक प्रॉपर चैनल होता है कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अगर आपको किसी को किराए पर देना है तो आपको ये बताना होगा कि किराए पर जो रकम मिल रही है किराए की, उसका जो प्रयोग है वो किस तरीके से सामाजिक कल्याण के लिए किया जा रहा है, जिन लोगों
लोगों ने वक्फ बोर्ड को जमीनें दी थी, क्या उन समुदाय के लाभ के लिए उन जमीनों का प्रयोग किया जा रहा है या उस किराए का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार से जो अनुदान मिलता है, क्या उस अनुदान का प्रयोग प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। तो ये तमाम तरह के जो आरोप हैं वो अबातुल्लाह खान पर थे कि इन्होंने व्यक्तिगत लाभ लेने की कोशिश की और जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड की जमीनों को किराए पे दिया गया था वो उद्देश्य प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं हो रहा है। उसी के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर आरोप है और अमातुल्लाह खान को अब न केवल एसीबी सीबीआई बल्कि अब प्रवर्तन निदेशालय की जांच का भी सामना करना होगा। बिल्कुल करना होगा और देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ उनके खिलाफ जो आरोप हैं उसमें निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से अपडेट साझा करने के लिए। तो दिल्ली भाजपा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है। आज दिल्ली के चौक चौराहों पर दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चे के कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ चौक पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। रुक करते हैं अन्य खबरों का। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल पूरी ताकत से आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। एडीजीपी कश्मीर ने बताया है कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान आतंकी संगठन लश्कर के मौलफत मकबूल और जाजिम फारूक उर्फ अबरार के रूप में हुई है। गौरतलब है कि आतंकवादी अबरार कश्मीरी पंडित स्वर्गीय संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब अगली खबर, तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन भारत के दौरे पर हैं। तंजानिया की राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में भारत तंजानिया निवेश और व्यापार फोरम 2023 के कार्यक्रम में भाग लेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। इटली के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोम में अपने समकक्ष गुइडो क्रोसेटो के साथ बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें प्रशिक्षण, सूचना साझा करना और समुद्री सुरक्षा शामिल है। भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत होने की उम्मीद जताई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री कई अन्य बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। ये बैठकें 11 से 15 अक्टूबर तक मोरक्को के माराकेच में आयोजित होंगी। इन वार्षिक बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भाग लेंगे। निर्मला सीतारमण के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी मोरक्को जा रहा है, जिसमें वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी शामिल हैं। इनके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 4थी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। 4 दिवसीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का प्राथमिक उद्देश्य भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ उद्यमों में बदलने के बारे में एक वैज्ञानिक चर्चा करना है। इसमें भारत और विदेश से करीब 1500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें कृषि अर्थशास्त्री,
वैज्ञानिक, नीति निर्माता, शिक्षाविद, किसान और उद्यमी शामिल हैं। कृषि और समाज पर इसके प्रभाव से संबंधित 10 विषयों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन स्थल पर एक कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कृषि उद्योगों, विस्तार एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों की नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ज्योलिकोट स्थित अवैध मदरसे में बच्चों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर राज्य सरकार गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इसके बाद उन्होंने प्रदेश में संचालित हो रहे सभी मदरसों में सत्यापन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह को निर्देशित किया कि तत्काल समस्त जिलों में संचालित होने वाले सभी मदरसों का सत्यापन कराया जाए और जहां भी कोई अनैतिक कार्य हो रहा हो या अवैध तरीके से काम हो रहा हो वहां तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। इस विषय पर गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। और उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बड़ा हादसा हो गया है। कथरिया फिरोजपुर के बीच मगई नदी पर 80 मीटर लंबे पुल का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सदस्यीय टीम बनाई गई है जो जांच करके इस बात की रिपोर्ट देगी। सेतु निगम द्वारा ग्राम फिरोजपुर और कथरिया के बीच में मगही नदी पर एक पुल बनाया जा रहा था जिसकी लंबाई लगभग 80 मीटर थी और उसकी लागत 8 करोड़ 15 लाख थी। कल उसकी बीम गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, बीम उसकी गिर गई है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता PWD, अधिशासी अभियंता RED और AEDRDA की त्रिस्तरीय टीम गठित की गई है और जांच आख्या 3 दिन के अंदर ही मांगी गई है। इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु शासन को पत्र लिखा जाए। किसी की दुर्घटना होने के या मृत्यु होने की कोई सूचना नहीं। और चंडीगढ़ के PGI नेहरू अस्पताल की बिल्डिंग में आग लग गई है। ये आग कंप्यूटर रूम के UPS सिस्टम की बैटरी में लगी। मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद रहीं। बैटरी में आग लगी। It spread very fast, but hats off to the administration of PGI, to the Department of Hospital Administration, to the faculty, to the staff, to the security people, and above all to the nurses who within half an hour were able to evacuate every patient to safe zones. Not a single patient has lost his or her life. Everything is under control. Chandigarh administration swung into action immediately. Fire tenders came. The fire has been extinguished. अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरू की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार श्रेष्ठ योजना का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी विकास पहलों की पहुंच का विस्तार करना और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों को आगे बढ़ाना है। श्रेष्ठ अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य के अवसरों को सुरक्षित करते हुए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण बनाने की कल्पना करती है। देश के विभिन्न हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के पास 70 नाम भेजे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नवंबर 2022 से कानून मंत्रालय के समक्ष लंबित 70 नाम अब कॉलेजियम के पास आ गए हैं। कोर्ट उन पर काम कर रहा है और अक्टूबर की छुट्टियों से पहले इसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश के लंबित रहने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये एक सकारात्मक सूचना है कि कानून मंत्रालय के पास लंबित उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए बड़ी संख्या में सिफारिशें अंततः कॉलेजियम को भेज दी गई हैं। ये कहना ठीक नहीं होगा कि अब ये कॉलेजियम के पास लंबित हैं, क्योंकि जवाब पिछले 2 दिनों में ही मिले हैं। कॉलेजियम जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया पूरी करेगी। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गठित दर संरचना समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए निजी FM रेडियो स्टेशनों पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों की नई दरों को मंजूरी दे दी है।
सितंबर 2023 में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नई दरों में दिसंबर 2015 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए बढ़ती लागत की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए आधार दर में 43% की वृद्धि शामिल है। एफएम रेडियो विज्ञापन 52 से बढ़कर 74 रुपए प्रति 10 सेकंड हो जाएगा। सकल आधार दर में वृद्धि से देश में वर्तमान में कार्यरत 400 से अधिक सामुदायिक स्टेशनों, रेडियो स्टेशनों को लाभ होगा। आधार दर पर आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने शहरवार दरों की गणना के लिए मौजूदा मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को जारी रखने का भी निर्णय लिया है। इस फॉर्मूले के आधार पर बढ़ी हुई आधार दर के साथ लगभग सभी निजी एफएम रेडियो स्टेशनों को अलग अलग प्रतिशत पर नई अनुशंसित दरों से लाभ होगा। एफएम स्टेशनों और सीबीसी के ग्राहकों दोनों के लिए मूल्य देना काफी हद तक उनके श्रोताओं पर निर्भर करता है। इस फॉर्मूले के आधार पर 106 स्टेशनों के लिए दरों में 100% की वृद्धि होगी, 81 स्टेशनों के लिए 50 से 100% की वृद्धि होगी और 65 स्टेशनों के लिए 50% से कम वृद्धि होगी, जिनके लिए श्रोता डेटा उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए निजी एफएम रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापनों की दरों में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। इस कदम से देश भर के 400 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को लाभ होगा। आखिरी बढ़ोतरी 2015 में की गई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सितंबर 2023 में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नई दरों में दिसंबर 2015 से मार्च 2023 की अवधि के लिए बढ़ती लागत को देखते हुए आधार दर में 43% की वृद्धि की गई है। बयान में कहा गया है कि इस वृद्धि के साथ एफएम रेडियो विज्ञापन के लिए सकल आधार पर 52 रुपए से बढ़कर 74 रुपए प्रति 10 सेकंड हो जाएगी और इसका उद्देश्य मौजूदा बाजार दरों के साथ समानता बनाए रखना है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत में बेरोजगारी दर जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 6 साल के निचले स्तर 3.2% पर दर्ज की गई। बेरोजगारी या बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिक लगातार समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए एनएसएसओ ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया। यहां संदर्भ अवधि जुलाई 2022 से जून 2023 तक है। अखिल भारतीय स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 2022-23 में 4.1% से घटकर 2021-22 में 3.2% हो गई। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। बरेली के सभी बेसिक, प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं और इसी के साथ बरेली 100% स्मार्ट स्कूल वाला जिला बन गया है। शिक्षा हमेशा से मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। बरेली के शिक्षा विभाग के अधिकारी पीएम मोदी के सब पढ़े सब बढ़े के सपनों को साकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का सपना है कि सब पढ़े और सब बढ़े। पीएम मोदी के इस सपने को पूरा करने का काम बरेली के शिक्षा विभाग ने किया है।
जिले के सभी बेसिक, प्राइमरी और जूनियर स्कूल अब स्मार्ट क्लासेस में तब्दील हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को बरेली के शिक्षा विभाग के अधिकारी पूरा कर रहे हैं। ये स्कूल किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ क्लास में डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, LED के जरिए बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। बरेली के CDO जग प्रवेश ने बताया कि प्रधानमंत्री का सपना निपुण भारत का है और उसी के तहत बच्चों को अब स्मार्ट शिक्षा दी जा रही है। हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है। मोटिव यही है कि आधुनिकता के आज के युग में बच्चों को टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट से जोड़ना बहुत आवश्यक है और बच्चे भी, खासकर ये जितने भी बच्चे होते हैं ग्रामीण परिवेश से और जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो उनको जो डिजिटल कंटेंट के माध्यम से जोड़ा गया है कि किताबी जो ज्ञान है, किताबी टेक्स्ट है, उसी को जब वो ऑडियो विजुअल के माध्यम से जब देखते हैं तो उनकी जाहिर सी बात है उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ता है। दरअसल इन स्मार्ट स्कूलों पर बच्चों को जब टीवी पर कोई वीडियो चलाकर समझाया जाता है तो उन्हें जल्दी और अच्छे तरीके से समझ में आता है और उनको याद भी हो जाता है। यही वजह है कि पढ़ाने के तरीकों को भी बदला गया है। अब बच्चे टीवी और प्रोजेक्टर पर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं AD बेसिक विनय कुमार ने बताया कि जिले के उच्च अधिकारियों के प्रयास से ये सफलता मिली है, जिससे बरेली 100% स्मार्ट स्कूल वाला जिला बन गया है। इसके साथ ही मंडल के अन्य जिलों को भी 100% स्मार्ट स्कूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें लगता है बरेली प्रदेश का पहला जनपद है जहाँ पे 100% विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित है। तो ये पूरी टीम भावना से काम हुआ। सब ने जितने जिस स्तर पे थे, चाहे मेरा शिक्षक हो, उसने भी जब उसको स्मार्ट क्लास को संचालित किया गया, फिर उसको बच्चों तक सिखाने का काम किया गया। स्मार्ट क्लास जो भी संचालित है हमारे यहाँ, वो सभी बच्चे खुद चलाते हैं। शिक्षा हमेशा से मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए जहां एक और जर्जर पड़े स्कूलों को सुंदर और भव्य बनाया जा रहा है, वहीं अब प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में शिलाफलगम स्थापना, पंचप्रण और कलश यात्रा के जरिए देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को नमन और माटी का वंदन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये अभियान बड़ी जनभागीदारी के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में अलग जिलों और ब्लॉकों में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा के बड़ोखर ब्लॉक में आयोजित मेरा माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम के तहत कई गांवों के हजारों लोगों ने एक विशाल अमृत कलश यात्रा निकाली। इस दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह ने हर नागरिक से अपनी मिट्टी के साथ जुड़कर देश की विरासत पर गर्व करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक इस भारतवर्ष का अपने मिट्टी के साथ जुड़े, अपने देश की विरासत पर गर्व करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे, विभिन्न प्रकार से अपने देश की रक्षा करने का संकल्प लें। इस दौरान प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई ये मुहिम देश के अमर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व ब्लॉक व जिले के अधिकारीगण जिस तरह से देश के अमर शहीद वीर सपूतों की याद में ये अमृत कलश यात्रा निकाल करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये प्रेरणा हमारे देश के उन वीर सपूतों को याद करने की है और देश के विकास की जो क्रम आगे को बढ़ाया है मोदी जी ने, निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धांजलि अपने देश के अमर सपूतों की है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वाराणसी के हरहुआ ब्लॉक में स्थानीय विधायक टी राम के नेतृत्व में अमर कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान विभिन्न ग्रामों से एकत्रित की गई मिट्टी और अक्षत को अमृत कलश में डालकर वीर शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम में CISF के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्देश पर, उनके इस संकल्प पर कि आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में हमारे जिन वीरों ने देश की आज़ादी के लिए, इसी देश की इस मिट्टी को बचाने के लिए जिन्होंने हंसते हंसते अपने जान को न्यौछावर किया है, उनको हम लोगों को याद करने का पहला अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में दिया है। हापुड़ जनपद के धलौना में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक के जरिए ग्रामीणों को देश के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान कलश यात्रा भी निकालकर शहीदों के बलिदान को याद और नमन किया गया। तो ये हम लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जो अमृत कलश यात्रा है इसके बारे में लोग जागरूक हों और 30 अक्टूबर को जब चीजें एक साथ एकत्रित होंगी, कलश यात्रा एकत्रित होगा, तो वो लोग एकत्रित होकर अपने जो माटी है, अपना जो स्वदेश है, उसके बारे में लोग जागरूक हो। हमारा भी यही मोटिव है कि हम लोगों को जागरूक करें इसके लिए कि अमृत कलश यात्रा जो चल रही है उसमें वो भागीदारी लें और विकसित देश की तरफ बढ़े, अपना संकल्प लें और इसी को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे ताकि लोगों को पता चले आखिर अमृत कलश यात्रा है क्या। माटी को वंदन और अमर शहीदों को नमन करते मेरी माटी मेरा देश अभियान में पूरे देश से बड़ी जनभागीदारी देखी जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रीय हित और विकास की भावना को प्रबल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे देश में ऐसे बहुत से सामान्य नागरिक हैं जो अपने दृढ़ विश्वास और कार्यों से समाज को रोशन कर रहे हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कारों के माध्यम से देश पहचान दे रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत के बारे में, जिन्होंने 2021 के टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। साथ ही साथ ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 107 पदक जीत चुके हैं। प्रमोद भगत जब 5 वर्ष के थे तो उन्हें पोलियो हो गया था, एक पैर उनका विकलांग हो गया था। 13 वर्ष की उम्र में वो अपना पहला बैडमिंटन मैच देखने गए। इस खेल से उन्हें एक अलग ही जुड़ाव महसूस हुआ और वो लग गए इस खेल को सीखने में। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने सामान्य श्रेणी के खिलाड़ियों के खिलाफ खेला अपना पहला टूर्नामेंट। दर्शकों ने उनका किया उत्साहवर्धन और प्रमोद को इस खेल में आगे बढ़ने की मिली प्रेरणा। इसी के साथ एक नए सफर की शुरुआत हुई प्रमोद भगत की। बीच में एक समय रहा जब वो बेहद निराश हो गए थे। उन्होंने 1 साल का ब्रेक भी लिया, लेकिन उनकी सारी मेहनत और तपस्या तब्दील हुई जब उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में मिला स्वर्ण पदक। और अब इतने से ही वो संतुष्ट नहीं होने वाले और अब उनकी निगाहें टिकी हैं 2024 पेरिस ओलंपिक्स पे। अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत, जो आज जीवन की कठिन परीक्षा पार कर विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बनकर पूरे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, जिनका जीवन संघर्ष मेहनत से असंभव लक्ष्य को हासिल करने की बानगी प्रस्तुत करता है। ओडिशा के बरगढ़ जिले के अट्टाबीरा में जन्मे प्रमोद जब 5 वर्ष के थे तब बाएं पैर में पोलियो हो गया, लेकिन प्रमोद निराश नहीं हुए। पढ़ाई के साथ साथ 13 वर्ष की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू किया और 15 साल की उम्र में अपना पहला टूर्नामेंट खेला। उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें बैडमिंटन करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पहली बार पैरा बैडमिंटन ऑल इंडिया सुपर 6 जो कि ओडिशा के नालको नगर में आयोजित किया जा रहा था, वहाँ पर मैं खेल के आगे बढ़ा और 2007 में मुझे मौका मिला वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने का थाईलैंड में। बट सबसे खास मेरे लिए 2019 था, क्योंकि मैंने उसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने 2 गोल्ड लिया था और सिंगल डबल दोनों में मेरी गोल्ड थी। और उसको लेने के बाद मुझे अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। मैं बहुत खुश था उस दिन, क्योंकि एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में ऐसा अवसर बहुत कम ही आता है, जबकि उसे उसके देश ने उसे अप्रिशिएट करके उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा रहा था और वो मौका मेरे लिए था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। भारत ने बहुत अच्छी तरह से स्नेह दिया, प्यार दिया और फाइनली 2022 में जाके मुझे पद्मश्री दिया गया, जो कि 4th सिविलियन अवार्ड है। और वो लेना एक अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और डेफिनेटली इसके लिए मैं थैंक यू कहूँगा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिन्होंने इस लायक समझा हमें।
प्रमोद भगत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए 107 पदक जीते हैं। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों में पैरा ओलंपिक्स, एशियन पैरा गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और IWAS वर्ल्ड गेम्स में स्वर्ण पदक शामिल हैं। प्रमोद भगत ने 5 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। वे पुरुष एकल और पुरुष युगल स्पर्धा में विश्व चैंपियन हैं। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बना दिया। आज वे कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वो छोटापन से पोलियो ये ग्रस्त था। उसको ये बैडमिंटन खेलने का प्रति उसका बहुत आग्रह था। हम लोग कितनों को बोलते थे कि नहीं खेलो, तो उसमें बोलता नहीं मैं खेल के इसमें आगे बढ़ूँगा। और उसको ये हम लोग का उड़ीसा के लिए वो खेला था। ये पद्मश्री अवार्ड पाएगा और ऊंचाई तक और जाएगा और हम लोग उसके लिए और भगवान से मनाते हैं कि वो ऊंचाई तक पहुँचे। खेल में अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए विभिन्न पुरस्कारों समेत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुके और अपने कड़े परिश्रम से पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं बाजार की। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत हुई। ग्लोबल मार्केट में बढ़िया मूड के बाद घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को हरे निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंकों तक की बढ़त दिखी, तो वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी मजबूती के साथ 19,600 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया। और अब नजर डालेंगे कारोबार जगत की कुछ और खबरों पर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला आज कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, शिक्षाविद, किसान और उद्यमी इसमें भाग लेने के लिए कोच्चि पहुंचेंगे। इनमें देश और विदेश से 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए वार्ता का एक विशेष चरण वर्चुअल माध्यम से आज से आयोजित हो रहा है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विपुल बंसल और पेरू पक्ष का नेतृत्व विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्रालय में निदेशक गेरार्डो एंटोनियो मेजा ग्रेलो करेंगे। व्यापार समझौते से व्यापार, निवेश को उल्लेखनीय रूप से प्रोत्साहन मिलने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने का अनुमान है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 के अनुसार आयु के व्यक्तियों के लिए भारत में बेरोजगारी दर जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 6 साल के निचले स्तर 3.2% पर दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के कारण भारत के रत्न और आभूषण निर्यात के लिए परेशानी बढ़ सकती है। इस क्षेत्र में भारत पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि इजराइल को सामान निर्यात करने में लागत बढ़ सकती है। भारत के कीमती पत्थरों और आभूषणों के निर्यात में पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी कुल का लगभग 17% है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में $37.9 बिलियन थी, जबकि इजराइल को किए गए निर्यात का मूल्य $1.3 बिलियन था। इजराइल हमास युद्ध के फैलने से तेल की कीमतों में बढ़त हो सकती है। सितंबर में एक साल के उच्चतम स्तर $97 प्रति बैरल को छूने के बाद पिछले हफ्ते कीमतों में तेज गिरावट हुई थी। सोमवार को ब्रेंट क्रूड $87 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा था और कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड इस साल $100 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। भारत में 5G सेवा शुरू हुए साल भर हुआ है, मगर इतने कम अरसे में भी भारत इस मोर्चे पर दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार हो गया है। भारत इस उल्लेखनीय प्रगति के साथ ही चीन और अमेरिका के बाद 5G सेवा देने वाला तीसरा देश हो गया है। महामारी के बाद लोगों को असुरक्षित उधारी लेने का रुझान कहीं अधिक बढ़ गया है। RBI ने बैंकों को सलाह दी कि वे असुरक्षित उधारी को लेकर सावधानी बरतें। वर्तमान समय में असुरक्षित उधारी में अत्यधिक वृद्धि दर्ज हुई है। भारत में वाहन पंजीकरण में सितंबर में 20% की वृद्धि देखी गई है। 2 पहिया वाहनों की बिक्री में 2% की वृद्धि दर्ज की गई है।
जबकि यात्री वाहन पंजीकरण में 19% की वृद्धि हुई। वहीं वाणिज्यिक वाहन की बिक्री में 21.68% की वृद्धि हुई। देश की कार विनिर्माता मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2031 के बीच कुल 1.25 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च की योजना बनाई है। इसमें से 45,000 करोड़ रुपए उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर लगाए जाएंगे और इसमें सालाना 20 लाख वाहन जोड़े जाएंगे। और कोविड-19 के दौरान विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की बात हो या फिर विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत की बात हो, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की क्षमता का लोहा पूरा विश्व मान चुका है। वहीं चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का वैश्विक केंद्र बनने के लिए नया भारत पूरी तरह से तैयार है। वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं भले ही मंदी के दौर से गुजर रही हों, लेकिन ऐसे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरी है, जिसका कारण है भारत में तमाम सहायक क्षेत्रों का विकास। खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र 2025 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। नई दिल्ली में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उच्च तकनीक वाले चिकित्सा उपकरणों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत बहुत कम लागत पर दुनिया के शीर्ष 5 स्वास्थ्य सेवा निर्माताओं में से एक के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत जीवन रक्षा उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरणों का निर्माण कर रहा है, लेकिन इनकी लागत दूसरों के मुकाबले बहुत कम है। भारत चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है। इसका वर्तमान बाजार आकार 11 बिलियन डॉलर, जिसके 2050 तक बढ़कर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान है। अगले 25 साल में भारत की यह बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 10 से 12% हो जाएगी और सरकार स्वदेशी विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। चिकित्सा उपकरणों के लिए PLI योजना के तहत अब तक 1206 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कुल 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन 26 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं में 37 उत्पादों का उत्पादन शुरू हो चुका है, जिसमें लाइनर, एक्सीलेटर, MRI स्कैन, CT स्कैन, मेमोग्राम, सियान, MRI काइल्स, हाई एंड एक्सरे ट्यूब आदि शामिल हैं। साथ ही केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना करने में सहायता प्रदान कर रही है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर भी लॉन्च किया गया था, जिससे न सिर्फ आम आदमी के लिए MRI स्कैनिंग की लागत काफी कम होगी, बल्कि स्कैनर को खरीदने में दी जाने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत हो सकेगी। और इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग पर कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस के इस प्रस्ताव में इजराइल पर उस पर हुए हमले का जिक्र तक नहीं है। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में हमास के आतंकियों की भी निंदा नहीं की है। कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र पर भाजपा ने हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक्स पर कहा कि ऐसे समय में जब भारत के सबसे महत्वपूर्ण मित्रों और साझेदारों में से एक अपने अब तक के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है, कट्टरपंथी इस्लामी बर्बर लोगों के एक समूह के कारण कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ये घृणित आतंकवादी कृत्य है। वहीं प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस फिर आतंकवादी संगठनों और आतंकवाद का समर्थन कर रही है। इस रुख से इंडी गठबंधन की अग्रणी पार्टी ने खुद को देश के सामने उजागर कर दिया है। जब पार्टी खुलेआम हिंसा के साथ खड़ी है तो वो अपने देश और नागरिकों की रक्षा कैसे करेगी? इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज चौथा दिन है। हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, वहीं इजराइल भी पलटवार कर रहा है। इजराइल ने दक्षिणी इलाकों पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने का ऐलान किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर बीती रात 500 से अधिक हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। साथ हमास कमांड सेंटर और एक जिहाद कमांड सेंटर भी बम बरसाए गए। इजराइल ने कई बहुमंजिला इमारतों को भी निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया है और गाजा पट्टी की पूर्ण नाकेबंदी कर रही है।
ये एक संकेत हो सकता है कि वो हमास द्वारा सप्ताहांत में किए गए विनाशकारी हमले के जवाब में जमीनी हमले की योजना बना सकती है। हमास द्वारा किए गए हमले ने इजराइल की अजेयता की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है। संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1500 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें इजराइल के 900 और हमास के 687 से ज्यादा लोग शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और इटली के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर आतंकवादी समूह हमास द्वारा इजराइल पर अचानक किए गए हमलों की निंदा की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर स्कोल्स, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि हमास के आतंकवादी कृत्यों का कोई समर्थन नहीं है। बयान में यह भी कहा गया है कि दुनिया ने देखा है कि हमास के आतंकवादियों ने परिवारों का उनके घरों में नरसंहार किया, एक संगीत समारोह में शामिल 200 से अधिक युवाओं की हत्या कर दी और बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों और पूरे परिवारों का अपहरण कर लिया, जिन्हें अब बंधक बनाया हुआ है। बयान में कहा गया है कि उनके देश इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ अपनी और अपने लोगों की रक्षा के प्रयासों में इजराइल का समर्थन करेंगे। इन नेताओं ने कहा है कि वो फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को पहचानते हैं, लेकिन हमास उन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि ये फिलिस्तीनी लोगों को आतंक और रक्तपात के अलावा और कुछ भी नहीं देता है। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने फिलिस्तीन को सहायता रोकने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद मारे गए लोगों में 11 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं ये भी संभावना है कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में अमेरिकी नागरिक भी हों। बाइडेन ने बताया कि अमेरिका अपने लापता नागरिकों को ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इजरायली अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। उन्होंने अपनी टीम को खुफिया जानकारी साझा करने समेत हर पहलू पर इजरायली समकक्षों के साथ काम करने का निर्देश दिया है। तो इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग पर हिमाचल प्रदेश के मिनी इजराइल यानी कि धर्मकोट गांव घूमने आए इजरायली बेहद दुखी हैं। इजरायली पर्यटकों ने कहा कि जब से उनके देश में ऐसे हालात हुए हैं तब से वे लोग बेहद उदास हैं और अपने वतन वापसी का भी मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमले की खबर हमारे लिए एक झटके के रूप में आई है। Scared for our friends and family there. And angry about the terrorists from Hamas. So mostly like we keep on updating on the news and trying to get flight back to Israel to be with our families. Or being with people that understand the situation, being with friends, talk about, see the news. I think it's very important, and also talk with the families in Israel and make sure that everything is okay and everyone are safe. Now the situation is unclear because there is a lot of cyber fighting and fake news about flights, about everything. I know people are trying to get rescued flights to Israel, flying to Europe, flying to Dubai. The situation is not clear right now. No one knows if we can come back. Air India cancelled all the flights until the 14th, and people are just don't know. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई खेलों में एथलीटों की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते। एशियाई खेलों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेंगे। भारतीय हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की।
अमित रोहिदास ने मुलाकात के बाद कहा कि एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना बड़ी उपलब्धि है। भारतीय हॉकी टीम ने हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। और बात करें वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। इंग्लैंड अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों हार गई थी। ऐसे में टीम उस हार को भुलाकर अपने प्रदर्शन में सुधार करने के इरादे से उतरेगी। हालांकि इंग्लैंड के लिए ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश को हल्के में लेने की गलती इंग्लैंड कभी नहीं करेगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम अक्सर उलटफेर करने में माहिर रही है। टीम ने पहले मैच में अफगानिस्तान को हराकर जीत के साथ शुरुआत की है। एक अन्य मुकाबले में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इस मुकाबले को जीतकर पाकिस्तान लगातार दूसरी जीत हासिल करने की कोशिश करेगा। पाक टीम ने पहले मैच में नीदरलैंड्स को हराया था। नीदरलैंड्स जैसी एसोसिएट टीम के खिलाफ पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने निराश किया। ऐसे में उसे श्रीलंका के खिलाफ सावधान रहना होगा, जिसके पास धुरंधर स्पिन गेंदबाज हैं। आमतौर पर पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिन को बखूबी खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम एंड कंपनी को महीश तीक्ष्ण और डेनिथ वेल्लागे को हल्के में लेने से बचना होगा। तीक्ष्णा पहला मैच नहीं खेले थे, जिसमें श्रीलंका को 102 रन से करारी हार झेलनी पड़ी थी। और आपको बता दें कि बीते 3 दशक में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में 3 गुने की बढ़ोतरी हुई है। कोविड महामारी के बाद मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं में 30 से 35% तक की बढ़ोतरी हुई है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूक और शिक्षित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। मानसिक स्वास्थ्य आजकल एक ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है जो नजर तो नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। बीते 3 दशक में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कोविड महामारी के बाद मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं में 30 से 35% की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, ताकि मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और इसके गंभीर प्रभावों को कम किया जा सके। डिसऑर्डर तब होता है जब वो सिम्टम्स भी हों, जैसे अवसाद की बात करें डिप्रेशन की, तो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, जहाँ पे मन आपका उदास हो जाए या काम में मन नहीं लगे या आपको थकावट जैसा लगे, तब और ये 2 हफ्ते से ज़्यादा हो। और उसके साथ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पे आपको डिस्ट्रेस और डिसफंक्शन। डिस्ट्रेस मतलब एक कष्ट का आप अनुभव करते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो डिसफंक्शन, आपने ऑफिस जाना बंद कर दिया, आपने स्कूल जाना बंद कर दिया, आपने कॉलेज जाना बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, तो डिसफंक्शन जब होता है तब हम कह सकते हैं ये एक बीमारी का रूप है और इसमें फिर एक सलाह मशवरे की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके व्यवहार में बदलाव, खामोश रहना, मन उदास होना, नींद में कमी होना, भूख कम लगना, ये मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि वो मानसिक बीमारी के शिकार हैं। इसके लिए परिवार के लोगों को पहचानना जरूरी है। 3 चीज़ें आप कर सकते हैं जो हर इंसान कर सकता है और उसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम बोलते हैं लुक, लिसन, लिंक। लुक का मतलब है कोई व्यक्ति परेशानी में है, कोई दिक्कत में, आप उसके साथ देखिए, उसको समझिए, उससे बातचीत करिए। फिर लिसन मतलब उसकी बात को सुनिए। आप किसी की भी समस्या को सुनते हैं तो आधी से ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम कम हो सकती है। और हम दोस्त के पास जाते हैं, परिवार के किसी से बात करते हैं, तो लुक, लिसन। फिर लिंक का मतलब यह है कि उसको आप लिंक कर दें कि आप इस डॉक्टर के पास जाइए या आप इस अस्पताल में जाइए या आप इस संस्थान में जाइए या इस NGO से आप मिलिए, वो उसमें लिंक कर दिया उसने। तो ये याद रखिए, और ये काम कोई भी कर सकता है। योग और ध्यान के जरिए मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। योगा के प्रैक्टिस से सेरोटोनिन की मात्रा खुद बढ़ती है, तो इससे डिप्रेशन की सेवेरिटी और डिप्रेशन बिल्कुल हम रोक सकते हैं अगर हम रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करें। मानसिक स्वास्थ्य सेवा
सेवा को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेलीमानस सुविधा की शुरुआत की है, जहां आप फोन कर अपनी समस्या बता सकते हैं और विशेषज्ञ आपको सलाह देते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया टेलीमानस लोगो लॉन्च करेंगे और निमहांस में नई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टेलीमानस सेवा में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित भी करेंगे। नितेन सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।